न्यूज एट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बागपत में भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। यशपाल तोमर के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। प्रशासन ने भूमाफिया यशपाल तोमर के मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बागपत के बरवाला गांव में भूमाफिया यशपाल तोमर के मकान के ध्वस्तीकरण की यहाँ कार्रवाई की गई है। इस दौरान मौके पर सीओ और एसडीएम के साथ काफी तादाद में पुलिस फोर्स के अलावा राजस्व की टीम भी मौजूद है। बागपत के बरवाला में जिस महल को पिछले 3 सालों से बनाया जा रहा था, आज उसे ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया गया। यहाँ तालाब की करीब 46 बीघा जमीन है, जिसमें से करीब 2.5 बीघा जमीन घेर कर यशपाल ने अपने सपनों की कमिश्नरी बना डाली। बेशकीमती लकड़ी की चौखटों से हवादार महल खड़ा कर दिया गया, जिसे आज ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान ये कार्रवाई हुई। उस दौरान सीओ और एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। काफी तादाद में पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद रही। तो भूमाफिया यशपाल पर यह कार्रवाई की गई है। जो महल तैयार किया जा रहा था उसको ढहा दिया गया है। और ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। सीओ एसडीएम भी मौजूद रहे। ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। लगातार योगी सरकार 2.0 में अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है और उसी के मद्देनजर एक और कार्रवाई की गई है यशपाल तोमर के अवैध निर्माण पर। गैंगस्टर और भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ एक के बाद एक योगी राज में बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यशपाल तोमर के बरवाला गांव में जो निर्माणाधीन महल तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था, आज उस पर जो बाबा का बुलडोजर है वो यहां पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर है वो इस निर्माणाधीन महल पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। इसको यशपाल तोमर की जो कमिश्नरी है वो यहां पर कहा जाता है। और ये देखिए कि यहां आज इसको ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहां पर शुरू कर दी गई है। योगी राज में एक के बाद एक बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो यशपाल तोमर है वो उत्तराखंड की रोशनाबाद जेल में बंद है। उसके ऊपर 16-17 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं। और यहां आज देखिए कि अभी ग्रेटर नोएडा में 135 बीघा उसकी जो जमीन है वो कुर्क की गई थी। और उसके बाद जो यशपाल तोमर का निर्माणाधीन महल है आज उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उस देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए एबीपी गंगा पर, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से जो यशपाल तोमर का जो निर्माणाधीन महल है वो यहाँ पर धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। जब दोनों पिलर गिरे तो दोनों पिलर गिरने के बाद जो पूरा लेंटर है वो यहाँ पर झूल गया है और चारों तरफ धूल ही धूल यहाँ पर नजर आ रही है। अब इसको गिराने के बाद जो बुलडोजर है वो और आगे भी जो कार्रवाई है वो करता हुआ नजर आएगा। पल पल की अपडेट एबीपी गंगा आपको दिखाता रहेगा कि कैसे भूमाफिया और गैंगस्टर यशपाल तोमर के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। वही एटा में बुलडोजर उस वक्त विवादों में घिर गया जब एक वैध मकान को ढहा दिया गया। दरअसल इस मकान पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। वो न किसी माफिया और ना ही किसी अपराधी का था, ना ही अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। मामला सिविल लाइन इलाके का है, जहां बलवीर सिंह यादव नाम के शख्स ने जमीन 1983 में खरीदी थी और 1985 में नक्शा भी पास करा दिया था। बावजूद इसके यहाँ बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि मकान के बराबर में मुल्ले शाह की दरगाह को बुलडोजर से ढहा दिया गया, जिसे लेकर लोगों में रोष भी देखने को मिला है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एटा से हम आपको दिखा रहे हैं। सिविल लाइन इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स के मकान को ढहा दिया गया। ना तो वो अवैध अतिक्रमण था, पहले से ही वो मकान 1983 में खरीदा गया था और उसके बाद 1985 में उसका नक्शा तैयार कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मकान को ढहा दिया गया, जिसकी वजह से वहां के लोगों में नाराजगी है। तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था और इनको पहले नोटिस दिया गया था, बताया गया था इनको हटा लें, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बावजूद भी इनके द्वारा नहीं हटाया गया। तो इस वजह से फिर आज कार्रवाई करनी पड़ी। इससे पहले भी इनके बगल में भी एक सरकारी ज़मीन पर बना था, उसको भी हटाया गया था, अतिक्रमण हटाया गया था। तो उसी क्रम में आज की कार्रवाई की गई है। उधर औरैया के बिदुना नगर पंचायत में मुख्य बाजार में जब अतिक्रमण हटाने नगर निगम की टीम पहुंची तो व्यापारियों का अलग ही रूप देखने को मिला। यहां बुलडोजर चलने से पहले ही व्यापारियों ने खुद अतिक्रमण किए
अपने फर्नीचर दुकान के बाहर फैलाए सामानों को वो हटाने लगे। हालांकि कुछ स्थानों पर व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने को लेकर अधिकारियों से झड़प भी देखने को मिली। बुलडोजर का अतिक्रमण करने वालों में खौफ है, क्योंकि लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। व्यापारियों ने दुकान के बाहर जो अतिक्रमण फैला हुआ था उसे खुद ही हटा दिया। भैया ऐसा है कि बिधूना क्षेत्र में जो दुकानें एक हद से बाहर तक लग रही हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। रोड जो है वो पूरी रोड होने के बाद भी सक्रिय हो जाती है, इसलिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी ताकि आपसी समन्वय से अपना व्यापारी जो भी उन्होंने बाहर सामान निकाल रखा है उसको एक सीमा तक, हमने नाली उसको डिसाइड किया है कि उसके अंदर तक अपना सामान फिलहाल के लिए सीमित कर लें। हम उसको चिन्हांकित करेंगे ताकि रोड का थोड़ा सौंदर्यीकरण हो सके, साफ सफाई की व्यवस्था हो सके, नगर पंचायत द्वारा नाला वगैरह क्लीन हो सके। इसलिए हमने मीटिंग बुलाई थी कि सबको साथ में लेके उस चीज़ को हम डिमार्केट कर सके। प्लस इसके अलावा जो भगत सिंह चौराहे के आसपास भी जो अतिक्रमण की शिकायतें आ रही हैं उसकी दुरुस्ती के लिए भी नगर पंचायत के साथ बैठ के बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सुल्तानपुर के सेशन कोर्ट ने 8 साल पहले उनके विवादित बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने डीएम सुल्तानपुर को भी नोटिस जारी किया है। मामले में 14 जून को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय में मुलायम सिंह यादव के जन्मोत्सव पर आजम खान ने एक भव्य आयोजन किया था। आरोप के मुताबिक मीडिया कर्मियों के जरिए खर्च का ब्यौरा पूछने पर नगर विकास मंत्री रहे आजम खान ने कहा था कि तालिबानी संगठन दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम से फंड मिला है, और अब उसी को लेकर आजम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले से जहां आजम के ऊपर 87 मामले थे, उन 87 मामलों में राहत मिली, उसके बाद भी एक और मामला कोर्ट की ओर से लगा दिया गया। लेकिन अब और आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। 8 साल पहले विवादित बयान को लेकर आजम खान को एक नोटिस जारी किया गया है। सन 2014 में जौहर विश्वविद्यालय में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था, तो उसमें आजम खान से पूछा गया कि ये जो बर्थडे मनाया गया है इसका फंड कहाँ से आया। तो उन्होंने मीडिया वालों के सामने कहा कि ये तालिबानी आतंकी संगठनों द्वारा देश के बाहर से दिया गया है। उन्होंने इस आशय का कंप्लेंट दायर किया कि देशद्रोह की भी श्रेणी में आता है। तो इसी बात को लेकर सन 2014 में कंप्लेंट दायर किया गया था, जिसे माननीय मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा 2016 में बिना पत्रावली सम्यक अवलोकन के और बिना पूरा साक्ष्य लिए खारिज कर दिया था, और उसी का रिवीजन ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने नहीं किया था। किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे राकेश टिकैत को बीकेयू से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं उनके भाई नरेश टिकैत को भी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह राजेश चौहान को अध्यक्ष बनाया गया है। भाकियू के संस्थापक दिवंगत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के मौके पर आज लखनऊ के गन्ना किसान संस्थान में बीकेयू नेताओं में की बड़ी एक बैठक हुई, जिसमें टिकैत बंधुओं के खिलाफ ये फैसला लिया गया। टिकैत परिवार के खिलाफ किसानों में उभरी इस नाराजगी के बाद भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ हो गए हैं। आप माननीय राकेश टिकैत जी से डेली साथ रहते हुए आपको भली बात पता है कि हर मंडलों में प्रेस किया गया और एक दल विशेष को टारगेट किया गया, जो हमारी महात्मा टिकैत की परंपरा नहीं। उस परंपरा को हम बचाने के लिए किसान और किसान यूनियन के लोग किसी दल से प्रभावित नहीं होते थे। सरकार किसी की हो, सरकार से हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर जितने आंदोलन हुए 33 साल में, माननीय राकेश टिकैत और माननीय चौधरी नरेश टिकैत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई किसान के हित की लड़ी, और जो भी किसान हित की लड़ाई होगी आगे बड़े मनोयोग के साथ लड़ाई को लड़ूंगा। तो भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ हो चुके हैं। आज एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में टिकैत बंधुओं को पद से हटा दिया गया। मगर मैं किसी राजनीतिक दल में कभी था न रहूंगा। मेरा काम किसान की लड़ाई लड़ना है, किसान को सम्मान दिलाना है, किसान की समस्याओं का समाधान सरकारों से करना है। सरकार किसी की हो, हम सरकार से वार्ताएं बराबर करेंगे। वार्ता करके किसान की समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे। सरकार अगर नहीं सुनेगी, हम सरकार के खिलाफ
लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे के दूसरे दिन का काम खत्म हो चुका है। कल भी मस्जिद में सर्वे का काम जारी रहेगा। वकीलों के मुताबिक सर्वे का 80% काम हो चुका है। वहीं कल 8 बजे से शुरू होने वाला सर्वे करीब 2 घंटे तक चलेगा। ज्ञानवापी सर्वे के दूसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबदों और दीवारों का सर्वे हुआ। अब कहा यह जा रहा है कि कल भी सर्वे होगा। कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक फिर से सर्वे होना है। दूसरे दिन गुंबद और पश्चिमी दीवार का सर्वे पूरा कर दिया गया है। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में एक और कमरा मिला है। बताया जा रहा है कि इस कमरे में मलबा भरा हुआ है। अब उस मलबे के साथ ही वहां पर सर्वे तो कर लिया गया है, लेकिन अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और अगर कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि इस मलबे को हटाकर वहां से सर्वे किया जाए तो वो भी किया जाएगा। और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का सर्वे के बाद क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। भी कार्रवाई चलेगी वो, हाँ, सारे बिंदु पे जो है, जो जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो सारे बिंदु पर कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा होगा। परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। सुबह 1 से 1.5 घंटे। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक बात बता दीजिए, जी जी। 1 घंटा ज़्यादा क्यों चला? 8 बजे से 12 बजे नहीं, कुछ ऐसे रोड़े अड़चन आ जाते हैं जिसके कारण जो है वो, चूंकि सर्वे की कार्रवाई है, अब वो बहुत गहराई से आपको विस्तृत 17 के बाद पता चल जाएगा। लेकिन यह है कि कल अभी 1 से 1.5 घंटे की कार्रवाई और बची है। कोई रोड़ा नहीं, सबका सहयोग मिल रहा है। शासन प्रशासन, वादी प्रतिवादी सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नहीं, वो बाधाएं स्थल पे मौके पे जो कुछ रहती हैं वो थोड़ा सा नेचुरल, वो तो रहेगा, वो तो थोड़ा सा रहता है जो है, उसके वजह से टाइम लग रहा है। टाइम वेस्ट हुआ अंदाज़ा? अब वो टाइम आधा घंटा, हाँ हाँ। आज 12 बजे के बाद? नहीं, 12 बजे के बाद नहीं हुआ, 12 बजे खत्म हो गया है, 12 बजे तक चला है। और 1.5 घंटे क्या हुआ जी? 1.5 घंटे क्या हुआ? कहाँ 1.5 घंटे हुआ? 8 से 12 वो निकलने में, कार्रवाई समाप्त करने में समय लग गया थोड़ा सा। जी, कुछ नहीं मिला। हाँ, सर्वे से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो गलत कह रहे। तो आज हुए सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील और मुस्लिम पक्ष के वकीलों का क्या कहना था ये आपने सुना। अब आगे बढ़ेंगे। कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। नेपाल के लुम्बिनी से लौटते वक्त प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम 4:20 से शाम 4:30 बजे तक मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। एबीपी गंगा से पूजा करने वाली टीम की अगुवाई करने वाले भंते नंदनव्रत ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी ली। नंदरतन जी वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। नंदरतन जी, क्या व्यवस्था है? कल भगवान बुद्ध प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पूजा कैसे होगी? श्रीनगर के इतिहास में यह पहली बार है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा बंदन करने के लिए आ रहे हैं और पूरी दुनिया को मैत्री और करुणा का संदेश देने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए कुशीनगर भिक्षु संघ तत्पर है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण शैया में लेटी हुई प्रतिमा का वो दर्शन करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी का मंदिर में प्रवेश होगा तो जो उपस्थित भिक्षु लोग हैं प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र देकर के उनका स्वागत करेंगे। तत्पश्चात भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति है, वहाँ दीप प्रज्वलन करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। देन पूरी दुनिया के लिए हम लोग सूत्र पाठ करेंगे कि दुनिया में सुख शांति रहे, सुख सभी लोग सुख चैन से रहें और बुद्ध की जो वाणी है मैत्री और करुणा सबको लेकर के आगे बढ़े। तत्पश्चात भगवान बुद्ध को जो लेटी हुई प्रतिमा है, जो भगवान को वस्त्र चढ़ाया जाता है, उसको चीवर बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये भगवान को चीवर अर्पित किया जाएगा। हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशीनगर में आगमन हो रहा है। पूरे बौद्ध राष्ट्रों में यह खुशी की लहर दौड़ी हुई है। अभी हमारे साथ ये नंदरतन जी थे जो इस पूजा, जो प्रधानमंत्री जी पूजा करेंगे भगवान बुद्ध की, उनकी अगुवाई में ये पूजा होगी। इनके मुताबिक ये पहला ऐसा मौका है कि जब कोई प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री पूर्णिमा के दिन
भगवान बुद्ध का दर्शन करेगा। अखिलेश तिवारी, कुशीनगर। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। शनिवार रात बिजली की अधिकतम मांग 25,348 मेगावाट पर पहुंची। पावर कॉर्पोरेशन ने 4.5 करोड़ की अतिरिक्त बिजली खरीदी है। रोस्टर के मुताबिक बिजली सप्लाई के लिए बिजली को खरीदा गया है। लगातार बिजली कटौती की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में बिजली की डिमांड भी बढ़ रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर अब पहुंच चुकी है। शनिवार रात बिजली की अधिकतम मांग 25,348 मेगावाट पर पहुंची है। पावर कॉर्पोरेशन ने 4.5 करोड़ की अतिरिक्त बिजली जिसके चलते खरीदी है। वहीं बस्ती में ग्राम पंचायत अजगेवा जंगल में करीब 1400 बीघा जमीन का गलत तरीके से पट्टा कराने का मामला सामने आया। प्रधान ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर पट्टा धारकों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। हालांकि तहसील प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लग रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो बस्ती में पट्टी में फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसका मामला सामने आया है। आरोप क्या लगे हैं ये भी आपको बता देते हैं। ग्राम पंचायत के 1400 बीघा सरकारी जमीन पर पट्टा कराया गया है, यह आरोप लग रहा है। मामले की जांच 2008 में तत्कालीन डीएम रोशन जैकब ने कराई थी। जांच में पट्टा फर्जी पाया गया था। अब इसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। हमने शिकायत ये किया कि लगभग में 40 वर्ष पहले हमारे यहाँ से चकबंदी नहीं हो पाई है। चकबंदी के लिए लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं और ये भी शिकायत की है जो हमारे यहाँ लगभग में 1400 बीघा फर्जी तरीके से लोग पट्टा करा लिए हैं। उसके लिए भी हमने शिकायत डीएम साहब को दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है, मुख्यमंत्री जी को दिया है, शासन को भी भेजा है कि हमारे ज़मीन को खाली करवा करके गरीबों को दिया जाए। दबंग लोग 10-10 बीघा 15-15 बीघा अपने नाम से पट्टा करवा दें फर्जी तरीके से। इस प्रकरण में तहसील से रिपोर्ट मंगाई गई है और ये प्रकरण पूर्व में जो है इसमें एक एफआईआर भी पंजीकृत है और उसमें आगे नियमानुसार जो पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई होती है कोर्ट के अधीन वो करी जाएगी। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां कोविड के बाद सुधरे हालात में यूपी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 11 करोड़ पर्यटक यूपी में आए हैं। यूपी में कुल 10,97,53,172 पर्यटक आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा निकल कर आया है। 2021 में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए हैं। आगरा मंडल पहुंचे 3,71,70,000 से ज्यादा पर्यटक। कोरोना के बाद हालात अब सुधरे हैं और इन सुधरे हुए हालातों में उत्तर प्रदेश में पर्यटन का स्तर भी बढ़ा है। सबसे ज्यादा अगर देखें तो अयोध्या लोग पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। इसके साथ ही आगरा मंडल की बात करें तो वहां पर भी 3 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं पीलीभीत से खबर, जहां सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष का असलहे के साथ पोस्ट वायरल हो रहा है। प्रशांत रवि ने असलहे के साथ धमकी भरी पोस्ट वायरल की है। पहले भी गोलीकांड को लेकर प्रशांत रवि चर्चाओं में रह चुके हैं। चर्चा में असलहे के साथ अब जो फोटो है वो वायरल हो रही है और वो फोटो भी इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से जो प्रशांत रवि हैं वो चर्चाओं में आए हैं। इससे पहले भी वो चर्चा में रह चुके हैं।